हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, हर महान सफ़र की शुरुआत जो होता है ना, एक छोटे से कदम से होती है। तो हम लोग जो है आज का स्टार्ट करते हैं। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ आपको, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप जाके ज़रूर एक बार वॉच करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब एग्ज़ाम की बहुत कम समय बचा है, तो जितना स्पीड हो सके ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप जो है मॉक टेस्ट के रूप में भी लगाते चले। जब मैं बोलूँ तो आप अपना भी आंसर सोचो कि क्या होगा। तो थोड़ा सा फास्ट कोशिश करूँगी मैं बनाने का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा बताइए। A.G. टेंसले, अर्नस्ट हैकेल, E.P. ओडम या चार्ल्स एल्टन। तो इसका हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। दोस्तों, आप जो है इसमें ऑप्शन देखते चलिए और मैं इसका जो ऑप्शन होगा वो बताते चलूँगी। तो पारिस्थितिक पिरामिड का जो विचार है सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन के विचार ने रखा था। किसी भी परिस्थिति तंत्र के प्राथमिक उत्पादों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा जो संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड का विचार जो है सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टिनियन पिरामिड सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में रखा। अतः इन्हें एल्टिनियन पिरामिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जंतु शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं? अब घटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय या उच्च श्रेणी के मांसाहारी। तो इसका हो जाएगा डी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी। घास का 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ 10 किलोग्राम हिरन के मांस में परिवर्तित होता है। यह बाद में 1 किलोग्राम शेर का मांस बनता है। अतः शेर उत्पादकों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 0.01% ही प्राप्त करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने 10% का, किसने? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। इनके अनुसार जो शाकाहारी जंतु उत्पादकता की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित कर स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। तो यही है 10% नियम लिंडमैन ने दिया। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव संख्या के पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा, घास स्थलीय और फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड उल्टे बनते हैं। अब 1 और 2 दोनों में क्या है, क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक जो है वो सही है। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकता तथा विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता की संख्या के संबंध में होता है उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ऐसे चित्रों का जो आधार होगा सदैव प्राथमिक उत्पादकता की संख्या बतलाता है। आधार भाग के ऊपर के भाग क्रमशः क्या होते हैं? द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। ये पिरामिड सदैव सीधे और उल्टे क्या होंगे? सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे घास स्थल एवं फसल स्थल जो होता है वो। तो इसका क्या होता है? घास और फसल परिस्थिति तंत्र के जो पिरामिड होंगे ना वो क्या बनेंगे? सीधे बनेंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ उल्टे बनेंगे। तो घास और फसल स्थल के पिरामिड
सीधे होंगे। यहाँ पे उल्टे की जगह क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ उल्टे की जगह हो जाता सीधे, सीधे बनेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पेड़ के परिस्थिति तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा। दूसरा है, जीव भार के पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बताइए क्या होगा इसमें, ऑप्शन कौन से सही है। तो जिस पिरामिड द्वारा परिस्थिति तंत्र के, ये इसका जो है सी हो जाएगा, यानी 1 और 2, यानी जिस पिरामिड द्वारा परिस्थिति तंत्र के प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भारत के संबंध में बोध होता है उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ऐसे चित्र का आधार सदैव क्या होता है, प्राथमिक उत्पादकताओं के भार को दर्शाता है। किसका, प्राथमिक उत्पादकता का। जीव भार पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, पेड़ का बिल्कुल उल्टा बनेगा। पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो स्वयं पेड़ की संख्या 1 है, इसको उल्टे पिरामिड में आधार पर दिखाया जाएगा, जबकि इसके उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। 6 का, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा बनता है। 2 नंबर, ऊर्जा का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका केवल ए होगा, यानी 1 सही है। ये यानी ऊर्जा का, एक तालाब का परिस्थिति तंत्र का जीव भार पिरामिड क्या होगा, उल्टा बनता है। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, उल्टा नहीं बनेगा ऊर्जा का, बल्कि क्या बनेगा, वो सीधा बनता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। क्यों बनता है जानते हैं गाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो मान लीजिए लगभग निश्चित होता है। या ऊर्जा प्राय एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जा सकती है। जैसे प्राथमिक उत्पादकता सूर्य की ऊर्जा को पहले क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में होती है। हरे पौधे जो होता है केवल 10% ऊर्जा ही क्या करता है, हरे पौधे 10% ऊर्जा ही अपने में संचित कर पाते हैं, और शेष 90% को क्या करते हैं, ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं में वो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 भिन्न परिस्थिति तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इकोटीन, बायोम या इकोक्लाइन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इकोक्लाइन। क्या कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सही हैं, सुमेलित कीजिए। स्वर्ण अयस्खान क्षेत्र और देश, जैसे देखिए बॉक्सवर और ऑरेंज फ्री स्टेट है, तो बोल रहा है इसका क्या होगा, इनमें से बोल रहा है कौन से देश जो है वो प्रमुख स्वर्ण उत्खनन क्षेत्र एवं उनसे संबंधित देश है, और कौन से सही सुमेलित, कौन युगों में कौन सा सही सुमेलित है। तो जैसे जो बॉक्साइड और ऑरेंज हैं उसका क्या, इसका सी हो जाएगा पहले तो, माउंट मॉर्गन ऑस्ट्रेलिया, ये सही सम्मिलित है। माउंट मॉर्गन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, और ये जो है उत्खनन क्षेत्र है किस चीज़ का, स्वर्ण का, सोने का उत्खनन क्षेत्र है माउंट मॉर्गन। लेकिन ये अब जैसे बॉक्सबर्ग और ऑरेंज फ्री स्टेट है, तो इसका क्या होगा, इसका दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। बॉक्सबर्ग और ऑरेंजबर्ग का दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। अलास्का जो है इसका यूएसए हो जाएगा। देखिए ये अलास्का का यूएसए हो जाएगा। माउंट मॉर्गन का तो ऑस्ट्रेलिया सही सुमेलित है ही। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, अर्जेंटाइन किसका प्रमुख उदाहरण है। तो अर्जेंटाइन जो है वो स्वर्ण का या चांदी का, टीन का, सीसा का। तो ये चांदी का जो है अर्जेंटाइन, वो चांदी का प्रमुख उदाहरण है। क्यों, क्या होता है ना, चांदी अधिकतर जस्ता, सीसा या सोने के अशुद्ध अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में मिलती है चांदी जो है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 में सुमेलित करना है। तो जैसे दिया हुआ है चांदी का उत्खनन केंद्र है और देश है, तो इसमें किसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए।
हिल्डाहो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, एरिजोना है और ब्रोकेन हिल है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ABC करके, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस? तो इसमें 10 का जो है आपका वो D हो जाएगा। यानी देखिए हम लोग देखते हैं, यानी ए हिल्डाहो का हो जाएगा मैक्सिको, हिल्डाहो मैक्सिको। ब्रिटिश कोलंबिया का कनाडा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया का कनाडा। उसके बाद है एरिजोना का USA और ब्रोकेन हिल का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली या रेगुर मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के अपक्षरण और अपरदन से हुआ है। दूसरा बोल रहा है लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षरण और अपरदन से हुआ है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जंगली और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, इस कारण यह अम्लीय गुण रखती है। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस? क्या सही है? 12 का क्या हो जाएगा? D होगा। ना तो 1 सही है ना तो 2। तो इसमें क्या गलत है? जैसे लैटराइट मिट्टी जो है वो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना या सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। तो किससे होती है? चूना या निक्षालन। यह सामान्यतः झाड़ और चारागाह का क्षेत्र है, परंतु उर्वरक डालने पर चावल, रागी, काजू की उपज संभव होता है यहाँ पे। दूसरा, जंगली एवं पर्वतीय मिट्टी निर्माणाधीन मिट्टी है, ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है, जो बोला है यहाँ पे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इसलिए गलत है। काली मिट्टी में मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। दूसरा, लाल मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तीसरा है, लाल मिट्टी में घुलनशील लवण पर्याप्त होते हैं, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब इसमें क्या है? केवल 1 सही है या केवल 1 और 3 सही है या 2 और 3 सही है? तो इसका B हो जाएगा गाइस। 1 और 3 सही है, यानी इसमें जो है आपका देख रहे हैं आप 1 और 3, यानी ये सही है। काली मिट्टी में तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटाइट, लोहा, ह्यूमस ये सब पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है। वहीं लाल मिट्टी, यहाँ क्या बोला? लाल मिट्टी में घुलनशील लवण पर्याप्त होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ और चूना और नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जैसे भारतीय मृदा और सर्वाधिक विस्तार, जैसे कि आपका बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा होगा। तो 14 का जो है वो देख रहे हैं हम लोग, तो इसका जो है 2 सही लग रहा है, यानी C जो है सही है। जैसे काली मिट्टी का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, जैसे लाल मिट्टी का विस्तार देश में 5 दशमलव, जो किसकी बोल रहे हैं हम? लाल मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी है उसका देश में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक तमिलनाडु में है। उसके बाद जबकि काली मिट्टी देश के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो जो दिया हुआ है, लैटराइट मिट्टी देश के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
केरल राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह मृदा पाई जाती है, यानी लेटराइट कहाँ पाई जाएगी, वो केरल में पाई जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट क्या है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखिए लेटराइट केरल हो जाएगा, लाल मिट्टी तमिलनाडु हो जाएगा और काली मिट्टी महाराष्ट्र हो जाएगा। शोला वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? 15 नंबर। शोला वन उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन को, जो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन होते हैं उसको शोला वन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं शोला वन? क्योंकि 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों को उत्तरी सह्याद्री में शोला वन कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है गाइस? उत्तरी सह्याद्री में इसको शोला वन कहते हैं। विश्वतीय वनों की तरह इनकी लकड़ियाँ कड़ी होती हैं। ये वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक मिलती है, यानी पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है यहाँ पे। कहाँ पे? शोला वन में, और ये सह्याद्री में मिलती है। नेक्स्ट है, धान की फसल के लिए विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है? तो जहाँ धान के क्षेत्र में बोल रहा चीन है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो गाइज इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। धान की फसल के लिए विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश हमारा भारत है। कौन है? भारत है। परंतु निम्न उत्पादन के कारण धान उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। किसके बाद है? चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर का। तो 17 में है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जैसे यहाँ प्रमुख 3 खनन केंद्र दिया है और देश दिया है। तो पेनांग द्वीप, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सही समझ? तो ये डी जो है, शान पठार म्यांमार, ये सही है। अब देखिए पेनांग द्वीप कहाँ है? तो यहाँ इंडोनेशिया दिया तो नहीं, ये पेनांग द्वीप जो है ना वो मलेशिया में है। जो प्रमुख 3 खनन केंद्र है पेनांग द्वीप। और बंका जो है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। बंका इंडोनेशिया में है। यूनान कहाँ है? वो चीन में है। और ये प्रमुख 3 खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट, गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा का, टीन का, तांबा का। तो गैलेना जो है वो सीसा का प्रमुख अयस्क है। गैलेना सीसा का प्रमुख, यह प्राय जस्ता एवं चांदी के साथ सम्मिलित रहता है। सामान्यतः यह शिष्ट शैलों की सिराओं में मिलता है। सीसा अपघर्षण रोधी धातु है जिसका प्रयोग लोहे की चादरों की कटिंग, अम्लीय टैंकों की लाइनिंग, स्टोरेज, बैटरी, एल्युमिनियम आदि के निर्माण और प्लम्बिंग का सामान, वायुयान, विद्युतीय तार और कैलकुलेटिंग मशीनों आदि के बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 में बोल रहा है, सूची वाला है, देखिए मिलाना है। प्रमुख अयस्क संबंधित धातु है। तो बोल रहा है इसमें कौन सा सुमेलित है? तो चैल्कोपाइराइट जस्ता, ये सुमेलित है। अब देखिए जैसे गैलेना दिया है, तो गैलेना किससे बनता है? तो गैलेना सीसा, कैलेमीन का क्या होना चाहिए? कैलेमीन जस्ता। तो देखिए यहाँ दिया है कैलेमीन जस्ता। नेक्स्ट है ब्रोनाइट का क्या हो जाएगा? जो बचा तांबा, ब्रोनाइट मैग्नीज होगा, सॉरी गाइस, हाँ ब्रोनाइट मैग्नीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है। कोयला क्षेत्र 20 नंबर को क्या हो जाएगा? 20 नंबर का डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4, जस्ट मिनट, 3 और 4 क्या है वो बोल रहा है कि सही है। जैसे जेजुआन सेंसी चीन और करवेशिन जर्मनी, ये 3 और 4 सही है। लेकिन अल्पेशियन जो है वो कनाडा जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्पेशियन यूएसए होगा। और जो डोनेट्स बेसिन है ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट, गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पठार के
आकार सीधे गंगा में मिलने वाले नदी सोन है। दामोदर, दूसरा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का जल लाती हुई इसमें लाकर मिलती है। तीसरा पुनपुन और टोंस नदियाँ गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती है। तो 22 का क्या सही है बोलिए? केवल एक, दो या 2 और 3, तो इसका हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। यानी जो पहला वाला 2 और 3 है ये सही है, लेकिन बोल रहा है क्या सही नहीं है, बोला दक्षिण से जो आकर सीधे गंगा में, तो इसका क्या हो जाएगा? लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में 1 सॉरी गाइस, इसका क्या बोल रहे हैं, तो दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में, तो गंगा जो नदी है वो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इसमें दाहिनी ओर से यमुना प्रयाग के निकट मिलती है। तो यहाँ पे कौन मिलेगी? प्रयाग के निकट यमुना मिलती है। और दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी क्या है? सोन है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी सोन है। और आगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का जल लाती हुई इसमें आकर मिलती है। पुनपुन और टोंस जो है, जैसे छोटी नदी, भी दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तो लवणीय और क्षारीय मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवणीय और कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण क्षारीय हो गई। दूसरा, इन मिट्टियों में चूना और जिप्सम मिलाकर सिंचित कर धान और गन्ना जैसी लवणरोधी फसलों से सुधारा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा 22 का? तो 22 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल शोधन में केंद्र राशनतुरा सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद बुरघान पहाड़ी पेट्रोलियम खनन केंद्र कुवैत में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है। तो इसमें 23 का क्या हो जाएगा गाइस? 23 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी हो जाएगा। ये जो था ये बिल्कुल सही है। बुरघान जो है वो पहाड़ी पेट्रोलियम खनन केंद्र ही है और कुवैत में स्थित प्रमुख क्षेत्र है। 24 में लाली, करमशाह और नफ्त सफ़ीद, हफ्तकेल और गच शारन कहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम केंद्र है? तो ये कहाँ के हैं प्रमुख हैं? देखिए, पहला इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। तो 24 का डी हो जाएगा। ये ईरान के प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। 25 में पेट्रोलियम खनन केंद्र और देश दिया है, उसको हमको क्या करना है? मिलान करना है। 25 इस वीडियो में गाइस हम 25 तक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट में हम 25 के बाद का करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा और आप प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फिर मैं जब इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है? मोशल जो है, मोशल क्या हो जाएगा? मोशल इराक हो जाएगा। मोशल, जिसमें गाइस मोशल इराक। अपूरे बेसिन ये कहाँ है? अपूरे बेसिन जो है वेनेजुएला में है। बाकू क्षेत्र, बाकू क्षेत्र कहाँ है? बाकू क्षेत्र पूर्व सोवियत संघ में है। और घावर जो है ये कहाँ है? सऊदी अरब में है। घावर कहाँ है? सऊदी अरब में है। तो थैंक यू गाइस। तो इसका बी था ऑप्शन। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।